नमस्कार दोस्तों। अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा स्कूल व्याख्याता भर्ती हेतु स्नातकोत्तर स्तरीय जो पाठ्यक्रम है उसमें हमारी कहानी दी हुई है पुरस्कार। और पुरस्कार कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय और पुरस्कार कहानी के सारांश को लेकर के, यानी आज की कक्षा में हम जो पुरस्कार कहानी है उसके सारांश और जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। और दूसरा, इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम पूरी कहानी से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हम चर्चा करें आज के पहले प्रश्न की। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब व कहाँ हुआ? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1889 ईस्वी को काशी में। और मित्रों, इनका जन्म सुंगनी साहू परिवार में हुआ था, यानी इनका परिवार तंबाकू बेचने का कार्य किया करते थे। बात करें अगले प्रश्न की। जयशंकर प्रसाद के माता पिता का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। और मित्रों, याद रखिएगा कि इनके जो पिताजी थे, यानी इन्होंने जयशंकर प्रसाद का नाम झारखंडी भी रखा था। और मित्रों, जे और लेकिन साहित्य लेखन में जयशंकर प्रसाद जी प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और आपको बता दें कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में किस नाम से कविताएं लिखते थे? जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में किस नाम से कविताएं लिखते थे? तो इसका सही उत्तर होगा कलाधर उपनाम से। और मित्रों, याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद का ब्रज भाषा में लिखित जो कविताओं का संग्रह है वह किस नाम से है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्राधार। यानी ये प्रश्न आप याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद का ब्रज भाषा की जो कविताएं हैं उनका जो संग्रह है वो किस नाम से है? चित्राधार। और इस चित्राधार जो कवि संग्रह है इसमें जयशंकर प्रसाद का नाम क्या मिलता है? कलाधर उपनाम से। बात करें आज के अगले प्रश्न की। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा नंद इलाचंद्र जोशी व गणपति चंद्र गुप्त ने। यानी इलाचंद्र जोशी व गणपति चंद्र गुप्त ने छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना है। अगला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषक किस रचना पर मिला? यानी जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा कामायनी महाकाव्य पर। अगला प्रश्न। कामायनी को नए युग का काव्य किसने कहा है? यानी जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य कामायनी है उसको नए युग का काव्य किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला प्रश्न। प्रसाद की किस रचना को छायावाद की प्रयोगशाला, यानी जयशंकर प्रसाद की किस रचना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा गया है? यानी सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस रचना को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा झरना को। और मित्रों, झरना जो रचना है उनकी अगर प्रकाशन की बात करें, ये सारा यानी एक तो ये मुक्तक काव्य है। और आपसे प्रश्न पूछे कि झरना का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1918 ईस्वी में। और मित्रों, याद रखिएगा, यानी जयशंकर प्रसाद की जैसे मान लो 4 रचनाएं ले ली और चारों रचनाओं के प्रकाशन की आपसे तिथि पूछ ली जाए कि इनके प्रकाशन को कौन सा असंगत है या प्रकाशन से मिलान कीजिए, तो इनकी जो कोष्टक में जो तिथि दी हुई है इनको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न।
जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है? जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा करुणालय। और मित्रों याद रखिएगा कि जो करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है, इसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, इंदु पत्रिका में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? इंदु पत्रिका में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा खोलो द्वार। और ये जो खोलो द्वार रचना है, ये इंदु पत्रिका में 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का मुक्तक शैली में लिखा गया स्मृति काव्य कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का स्मृति काव्य शैली में लिखा गया या मुक्तक काव्य शैली में लिखा गया स्मृति काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आंसू। और मित्रों याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की जो आंसू रचना है, यह एक विरह काव्य है। अगला प्रश्न, प्रसाद की रचना आंसू का प्रकाशन कब हुआ? जयशंकर प्रसाद की जो मुक्तक शैली में लिखा गया आंसू काव्य है, इसका प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा, यानी इसके 2 संस्करण हुए, 2 संस्करणों में ये प्रकाशित हुई। तो प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1925 में तथा दूसरा जो संस्करण है वह 1933 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कलहण की राज तरंगिणी के आधार पर लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कलहण की राज तरंगिणी के आधार पर लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा विशाख। और मित्रों याद रखिएगा कि जो विशाख का प्रकाशन है वह 1921 को हुआ था, यानी विशाख का प्रकाशन 1921 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानियां कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानियां कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्र वाले पत्थर, आंधी और ग्राम गीत। यानी चित्र वाले पत्थर, आंधी और ग्राम गीत जो रचनाएं हैं, ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न, छायावाद यानी कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा शांति प्रिय द्विवेदी। यानी शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद माना है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की साहित्य यात्रा किस पत्रिका से शुरू हुई? जयशंकर प्रसाद की जो साहित्य यात्रा है वह किस पत्रिका से शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1909 ईस्वी में इंदु पत्रिका के प्रकाशन से। अगला प्रश्न, कामायनी की रचना किसके आधार पर हुई है? यानी जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है कामायनी, इसकी रचना किसके आधार पर हुई? तो इसका सही उत्तर होगा सत्यपथ ब्राह्मण के आधार पर। और मित्रों याद रखिएगा कि जो कामायनी की रचना है ये 1928 ईस्वी से शुरू होकर के 1935 तक हुई, यानी कामायनी की रचना में कुल 7 वर्ष का समय लगा। अगला प्रश्न, कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता का कुछ अंश 1928 में किस पत्रिका में छपा था? यानी कामायनी का जो चिंता सर्ग है, यानी मित्रों याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी रचना है इसमें कुल 15 सर्ग है, जिसमें सबसे पहला जो सर्ग है यानी सबसे पहला जो अध्याय है वह चिंता, फिर दूसरा सर्ग आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना। और अगर अंत से बात करें 15वें अध्याय की तो आनंद, और 14वां अध्याय रहस्य, 13वां अध्याय दर्शन है। तो मित्रों ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप तो एक क्रम से आप तो एक 5 तक का याद रखिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। और अंतिम अध्याय की
यानी अंतिम सर्ग की बात करें तो आनंद सर्ग है। तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी का जो चिंता सर्ग है उसका कुछ अंश 1928 में किस पत्रिका में छपा था? तो इसका सही उत्तर होगा सुधा पत्रिका में। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कंकाल, तितली और इरावती। यानी जयशंकर प्रसाद ने मात्र 3 उपन्यास लिखे, जिसमें एक है कंकाल जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और यह यानी अवैध संतानों की यथार्थवादी जो कहानी है उस पर आधारित है। अगर तितली की बात करें तो ये 1934 में प्रकाशित हुआ, और इसमें ग्रामीण जो कृषक जीवन है और भारतीय नारी का चित्रण किया गया है। और मित्रों, जो इरावती उपन्यास है ये 1935 में प्रकाशित 1934 यानी इरावती उपन्यास 1934 में प्रकाशित हुआ, और यह एक अधूरा उपन्यास है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा है, तो इसका सही उत्तर होगा इरावती। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम काव्य कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कानन कुसुम। अब बात करें अगले प्रश्न की, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ले चल भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद की। और मित्रों याद रखिएगा कि यह जयशंकर प्रसाद का जो लहर काव्य है उसकी यह प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ऐसा किसने कहा? कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ऐसा किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी किस संग्रह में संकलित है? कि जयशंकर प्रसाद की जो पुरस्कार कहानी है यह किस काव्य संग्रह या किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा इंद्रजाल में। और मित्रों याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद का जो इंद्रजाल कहानी संग्रह है यह 1936 में प्रकाशित हुआ था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अपनी जो पुरस्कार कहानी है इसका सारांश। और मित्रों पुरस्कार कहानी का जो सारांश है यानी पूरी कहानी आप कहोगे तो मैं पूरी कहानी भी आपको पढ़ा दूंगा, पूरी की पूरी कहानी भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, लेकिन पहले मैं इस कहानी को एक सारांश रूप में लेकर आ रहा हूं। आप कहोगे तो मैं पूरी कहानी भी प्रस्तुत कर दूंगा। तो मित्रों सबसे पहले हम बात करें इस कहानी के सारांश की। तो इस कहानी में कौशल राज्य में मधुलिका सेनापति सिंह मित्र की कन्या है। सबसे पहले तो आप बात याद रखिएगा कि ये किस राज्य की कहानी है, तो कौशल राज्य की। और इसकी जो नायिका है वह मधुलिका है जो सिंह मित्र की कन्या है। मधुलिका के पिता सिंह मित्र वाराणसी के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब यानी जो मधुलिका है इस कहानी की नायिका, उसके जो पिता है सिंह मित्र वे वाराणसी के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और कौशल राज्य में यह नियम था कि हर वर्ष आद्रा नक्षत्र में एक उत्सव जिसे कृषि महोत्सव कहा जाता है का आयोजन होता है। यानी कौशल राज्य की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि वहां पर जो हर वर्ष आद्रा नक्षत्र में कृषि महोत्सव का आयोजन होता था। और उस उत्सव में राजा स्वयं एक दिन के लिए किसी भी खेत में खेती करके कृषक बनना पड़ता था। और इस उत्सव में सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसमें स्वयं राजा को एक दिन के लिए किसी के भी खेत में एक दिन के लिए कृषक बनना पड़ता था। इस बार मधुलिका के खेत पर राजा एक दिन के लिए कृषक बने थे। उन्होंने खेत का 4 गुना मूल्य देना चाहा, पर मधुलिका ने यह कहकर इनकार
कर दिया कि यह हमारे पितामहों की भूमि है। मित्रों, याद रखिएगा कि कौशल राज्य में जो आद्र नक्षत्र में कृषि महोत्सव होता था, तो राजा जिस खेत में खेती करते थे, एक दिन के लिए कृषक बनते थे, वह खेत सदा सदा के लिए राजा का हो जाता था और राजा उस खेत का जो मूल्य था उससे 4 गुना मूल्य देकर उसे खरीद लेते थे। तो अब की बार मधुलिका के खेत की बारी थी, लेकिन मधुलिका ने अपना खेत देने से मना कर दिया और उसने केवल यही कहा कि यह हमारे पितामहों की भूमि है, इसे मैं नहीं दे सकती। उधर मगध का राजकुमार अरुण कौशल को प्राप्त करना चाहता था। मित्रों, याद रखिएगा कि इस कहानी में एक दूसरे राज्य की भी चर्चा हुई है, वह है मगध, और मगध का जो राजकुमार था उसका नाम था अरुण, और यह कौशल को विजय प्राप्त करने के लिए ये जो मधुलिका है उससे ये प्रेम करता है और मधुलिका के सहारे ये उस कौशल राज्य को जीतना चाहता था। इसलिए वह मधुलिका से प्रेम करता है और मधुलिका से वायदा करता है कि उसे अपना खेत वापस दिला देगा। प्रेम में पड़ी हुई मधुलिका का अरुण पर विश्वास कर लेती है। अरुण कौशल पर हमला करने के लिए पूरी योजना बनाता है। इस षड्यंत्र में उसने मधुलिका को शामिल कर लिया था। अचानक ही मधुलिका का मन विचलित हो जाता है कि व्यक्तिगत प्रेम के लिए पूरे देश को खतरे में डालना कहां तक उचित है। बात करें, यानी मधुलिका के मन में अपने आप ये भावनाएं उत्पन्न होती है कि अपने व्यक्तिगत प्रेम के लिए पूरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना या खतरे में डालना कहाँ उचित है। उसमें देश प्रेम जाग जाता है और अरुण की सारी योजनाओं को वह निष्फल कर देती है। अंत में जब राजा मधुलिका को पुरस्कार मांगने के लिए कहते हैं, तो मधुलिका अरुण के साथ मृत्यु दंड मांगती है। यानी मित्रों, यानी अरुण के द्वारा जो योजना बनाई गई थी, तो वह सारी की सारी योजना मधुलिका राजा से कह देते हैं और राजा जब मधुलिका से पुरस्कार मांगने के लिए कहते हैं, तो मधुलिका ने अरुण के साथ मृत्यु दंड मांगा था। यानी उसने दोनों जो प्रण थे, देश सेवा और सच्चे प्रेम, दोनों को एक साथ निभाया है। तो मित्रों, मधुलिका ऐसा करके अपना प्रेम भी निभा जाती है और राष्ट्र को भी आंच नहीं आने देती। अब बात करें, यही बात इस कहानी की ताकत है। यानी ये जो कहानी है, यह देश प्रेम और स्व प्रेम यानी व्यक्तिगत प्रेम दोनों को एक साथ निभाने की जो प्रेरणा देती है, यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। देश प्रेम इस कहानी का मूल उद्देश्य है। साथ ही सच्चे प्रेम की कसौटी पर खरा उतरना भी इस कहानी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, और अपना टॉपिक होगा कि ये जो पुरस्कार कहानी है, इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को लेकर के। लेकिन आप सभी से अनुरोध, क्योंकि जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है उससे संबंधित एक कहानी मैंने पहले अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला बाय BN सर पर पहले अपलोड कर दी है, तो आप उस कहानी को भी देखिएगा और हमें कमेंट्स में यह जरूर लिखिएगा कि आप इस कहानी को कहाँ से देख रहे हो। धन्यवाद।